तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। आज से शुरू हो रही है नई जियोग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम 20 सवालों की 10 वीडियो लाएंगे जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी में 2 तरीके के जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरीके के कहिए। पहला जो इंडियन जियोग्राफी है उसके लिए, दूसरा जो बिहार की जियोग्राफी है उसके लिए, और तीसरा जो करंट अफेयर में जियोग्राफी चल रही है उसके लिए। ये 3 तरीके के जियोग्राफी के सवाल बीपीएससी पूछता है और हम तीनों लेकर आ रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जियोग्राफी के सवाल डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट आते हैं, तो हमारे सवाल भी डिफ़िकल्ट ही आएंगे। होप कि आप इन्जॉय करेंगे और इससे कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, द प्लूटो वॉज reclassified from a planet to a dwarf planet in 2006 by IAU. Okay, so which of the following is the main reason for this? 2006 में IAU द्वारा प्लूटो को एक ग्रह से बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बता पाते हैं या नहीं। तो देखिए, इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, पहला ऑप्शन, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इट हैज़ अ परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, इसकी कक्षा पूरी तरह से गोलाकार है। इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरिंग ऑर्बिट, इसने अपनी पड़ोसी कक्षा को साफ नहीं किया है। एंड इट इज़ लार्जर देन मर्करी, ये आकार में बुध से बड़ा है। तो देखिए, ये तो हट गया क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है और ये बुध से मरकरी से बड़ा ही रहेगा, तो फिर मरकरी को भी हटाना जाना चाहिए था। तो देखिए, इसका उत्तर है सी, इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरिंग ऑर्बिट, इसने अपनी पड़ोसी कक्षा को साफ नहीं किया। देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस। आईएयू की नई परिभाषा 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी आईएयू के अनुसार किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। याद रखिएगा ये 3 शर्तें जो अब हम बताएंगे आपको। वह सूर्य के चक्कर लगाता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वह गोल आकार ले सके, और उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। क्लियर द नेबरहुड, कक्षा का अतिक्रमण। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक नहीं है कि वह अपनी कक्षा के मलबे और अन्य पिंडों को हटा सके। साथ ही वह नेपच्यून यानी वरुण की कक्षा को काटता है, इसलिए इसे बोना ग्रह माना गया। अगला प्रश्न, द मुंगेर रीजन एंड छोटा नागपुर फ्रिंजेस इन बिहार आर जियोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम? बिहार का मुंगेर क्षेत्र और छोटा नागपुर के किनारे भूगर्भीय रूप से निम्नलिखित में से किस शैल प्रणाली रॉक सिस्टम द्वारा विशेषता रखते हैं? ऑप्शन देखिए, धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ शैल प्रणाली, विध्यान रॉक सिस्टम, टर्शरी रॉक सिस्टम या फिर क्वाटर्नरी शैल प्रणाली। इसका उत्तर है ए, याद रखा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मुंगेर का जिक्र है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा और गया की खड़गपुर पहाड़ियों में अत्यंत प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से क्वार्टजाइट, शिस्ट और फिलाइट से बनी हैं। विंध्यान चट्टानें, यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती हैं। यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, याद रखना है। टर्शरी चट्टानें, यह उत्तर पश्चिम बिहार यानी पश्चिमी चंपारण की शिवालिक श्रेणियों में पाई जाती हैं। तो अगर ये बिहार है तो ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखिए, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये वाला क्षेत्र पूरा, यहाँ मिलेंगी आपको क्या? धारवाड़ चट्टानें। फिर क्या बोलता है? विंध्यान चट्टानें, कैमूर और रोहतास, कैमूर रोहतास ये, यानी यहाँ मिलेंगी विंध्यान चट्टानें। और पश्चिमी चंपारण यानी ये, यहाँ आपको मिलेंगी टर्शरी चट्टानें। ठीक है, तो इस एरिया में जितने भी ज़िला होंगे उसमें मिलेंगी धारवाड़ चट्टानें, इस एरिया में मिलेंगी विंध्यान चट्टानें और इस एरिया में मिलेंगी धारवाड़ चट्टानें। ठीक है। द जेट स्ट्रीम्स आर हाई अल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स
ब्लोइंग इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज़ देयर अप्रॉक्सीमेट अल्टीट्यूड रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं आता है तो सीख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम ऊपरी शोभमंडल में चलने वाले उच्च गति की पछुआ पवनें हैं, उनकी अनुमानित ऊंचाई सीमा क्या होती है? इसका ऑप्शन 1 से 3 किलोमीटर, 9 से 12 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर या 80 से 100 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है बी, 9 से 12 किलोमीटर, याद रखना है। जेट स्ट्रीम ये शोभमंडल की ऊपरी सीमा यानी ट्रोपोपॉज के पास लगभग 9000 से 12000 मीटर, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक संकीर्ण पट्टी में बहुत तीव्र गति, सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक से चलने वाली हवाएं हैं। भारतीय मानसून पर इसका एक प्रभाव पड़ता है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भारत में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे उत्तर भारत में रबी फसलों के लिए फायदेमंद वर्षा होती है। ठंड के समय जो बारिश हो रही होती है भारत में, वो सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यानी पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। वो भारत में सिर्फ और सिर्फ जेट स्ट्रीम के कारण ही आ पाती हैं और इससे रबी फसलों को फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे बनता है कि वो कौन सी मानसून है जिससे रबी फसलों को फ़ायदा मिलता है, तो वो क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारत में आने का मुख्य कारण उसका क्या है? जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम की ऊंचाई तो खैर पूछा ही गया है कई बार, तो वो तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अगला प्रश्न, द चिलिका लेक इंडियाज़ लार्जेस्ट कोस्टल लगून and the first Indian wetland of international importance under the Ramsar Convention is located in which state? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून झील और रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरला। तो चिल्का लेक की बात हो रही है, मुझे लगता है कि बिहार में रहने वाले लगभग सब लोगों को आइडिया होगा चिल्का लेक का, और अगर नहीं है तो आज के बाद ऐसा मत बोलिएगा, आज के बाद होना चाहिए आइडिया। इसका उत्तर है बी, उड़ीसा। तो देखिए, चिल्का झील, और ये करंट अफेयर्स में भी रहा अभी हाल में ही, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चिल्का झील ये उड़ीसा के तट पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। ओके, कालीजाई मंदिर और नलबाना पक्षी अभ्यारण्य इस झील के भीतर ही स्थित है, जहां सर्दियों में लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इस झील में? इरावती डॉल्फिन। चिल्का झील भारत में इरावती डॉल्फिन यानी इरावड्डी डॉल्फिन के संरक्षण का एक प्रमुख निवास स्थान भी है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या घनत्व बिहार में कौन से राज्य में सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन देखिए, शिवहर, कैमूर, पटना या फिर जमुई। ये सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी 2026-27 में जनगणना चल रहे हैं, तो जनगणना के सवाल अब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा करंट अफेयर में बना हुआ है पिछले 1 सालों से। तो इसका ऑप्शन सही जो है वो है बी, कैमूर, मेरा अपना क्षेत्र। तो देखिए, कैमूर भभुआ पहाड़ी और वन क्षेत्र होने के कारण कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे कम मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वोच्च घनत्व इसके विपरीत शिवहर जिला 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला है। पटना इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। बिहार का औसत, पूरे भारत में बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, राज्यों की सूची में सर्वाधिक है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ मिलते हैं आपको। पहला, लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन जो कि है भभुआ, हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट है आपका शिवहर में, और पटना में क्या है? पटना जो है सेकंड हाईएस्ट है। और क्या इम्पोर्टेंट है? और इंडिया में बिहार सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है, ये याद रखा जाएगा। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं।
द सरगासो सी इज़ अ यूनिक वाटर बॉडी कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लैंड कोस्ट लाइन। इन विच ओशियन इज इट लोकेटेड? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, मेरे होश में ही 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है सरगासो सी के बारे में, और 1 बार यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सरगासो सागर एक अनूठा जल निकाय है जिसकी कोई भूमि तटीय सीमा नहीं है। यह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। तो इसका उत्तर है ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका उत्तर है। देखिए, सरगासम घास इस क्षेत्र में के शांत जल पर सरगासम नामक जड़ विहीन समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इसका यह नाम पड़ा। देखिए अगला प्रश्न, द पालघाट गैप पालक्कड़ दर्रा प्रोवाइड्स अ मेजर ट्रांसपोर्ट रूट थ्रू वेस्टर्न घाट बिटवीन विच 2 इंडियन स्टेट्स? पालघाट दर्रा न्यूज़ में बना हुआ था, तो पश्चिमी घाट के माध्यम से किन 2 भारतीय राज्यों के बीच एक प्रमुख परिवहन मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा एंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका उत्तर है बी, केरला और तमिलनाडु। तो पालघाट दर्रा यह पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में स्थित एक प्रमुख दर्रा गैप है जो केरल, पलक्काड़ और तमिलनाडु कोयम्बटूर से जोड़ता है। यह नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर में और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण में अलग करता है। थालघाट और बोरघाट यह दोनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो क्रमशः मुंबई को नासिक और मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर एंड फीचर्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड? भारत की निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से कौन सी महानदी पर बनाई गई है और इसमें दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक शामिल है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका उत्तर है बी, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। इसका मुख्य बांध लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है और कुल लंबाई दीवारों सहित 25.8 किलोमीटर है, जो इसे विश्व के सबसे लंबे बांधों की सूची में शामिल करता है। दामोदर घाटी यह 1948 में शुरू हुई स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी TVA के मॉडल पर आधारित है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, द गंगा रिवर एंटर्स द टेरिटरी ऑफ बिहार एट विच स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट मार्किंग द एंड ऑफ इट्स जर्नी थ्रू उत्तर प्रदेश? गंगा नदी उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा समाप्त कर बिहार के किस विशिष्ट जिले में प्रवेश करती है? देखिए, ऑप्शन देखिए, बक्सर, सारण, भोजपुर या फिर पश्चिमी चंपारण। इसका उत्तर है ए, बक्सर। तो इसमें भी जो चौसा जगह है वो इम्पॉर्टेंट है। तो गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक ऐतिहासिक स्थान के पास प्रवेश करती है। देखिए, बोला था कुल लंबाई, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, ये याद रखना है। और ये बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, ये भी याद रखना है, जिसमें पटना जिले में इसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग 99 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और निकास यह बिहार के बाहर कटिहार और भागलपुर के रास्ते होते हुए झारखंड के साहिबगंज को छूकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला कि बक्सर से निकलती है, न बक्सर में आती है, बक्सर में भी चौसा में आती है, पहला। दूसरा कि कुल लंबाई बिहार में इसकी 445 किलोमीटर है। दूसरा, तीसरा क्या है कि बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है। चौथा क्या है कि पटना में सबसे ज़्यादा बहती है, लगभग 99 किलोमीटर। और पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसका निकास कटिहार और भागलपुर के रास्ते झारखंड में होता है। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिफ्ट वैली यानी महान भ्रंश घाटी, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस रिफ्ट वैली ऑन अर्थ सरफेस, इज अ प्रोमिनेंट जियोलॉजिकल फीचर ऑफ विच कॉन्टिनेंट? बहुत आई थिंक आसान सवाल है। पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी निरंतर भ्रंश घाटी महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली किस महाद्वीप की एक प्रमुख भूगर्भीय विशेषता है? ऑप्शन देखिए, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है बी, अफ्रीका। देखिए, महान भ्रंश घाटी
यह मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, जो उत्तर में सीरिया से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। विवर्तनिक गतिविधि, यह घाटी टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण बन रही है, जिससे भविष्य में अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा मुख्य महाद्वीप से अलग हो सकता है। झीलें, अफ्रीका की प्रसिद्ध गहरी झीलें जैसे टांगानिका, मलावी और अल्बर्ट इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा गया है बिहार में बीपीएससी ऑफिसर वाले में। अगला प्रश्न, द सैडल पीक, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन विच स्पेसिफिक आइलैंड डिवीजन। तो पहले तो यही याद रखना है कि जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, यानी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कहाँ की, अंडमान निकोबार की। तो इसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, तो कौन से एक द्वीप में सैडल पीक है? ऑप्शन देखिए, ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान या फिर साउथ अंडमान। तो इसका उत्तर है सी, नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक यह लगभग 732 मीटर ऊंची चोटी है जो उत्तरी अंडमान नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है और इसके चारों ओर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। माउंट थ्यूलियर, यह निकोबार द्वीप समूह विशेषकर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और 10 डिग्री चैनल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये बहुत बार पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अमेरिका अंडमान में है, याद रखना है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन और माइनिंग एरियाज इज लोकेटेड इन द चिरिया रीजन नोन एज इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल आयरन और डिपॉजिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र चिड़िया क्षेत्र में स्थित है जिसे भारत का सबसे बड़ा एकल लौह अयस्क भंडार माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ में जो है, वेस्ट सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा या फिर बेलारी कर्नाटका। इसका उत्तर है बी, वेस्ट सिंहभूम जो कि है झारखंड में। तो जब भी चिड़िया खदान की बात आएगी तो हम लोगों को झारखंड याद रखना है और झारखंड में भी पश्चिमी सिंहभूम याद रखना है। तो इस देखिए चिड़िया खदान यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा एकल हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार है जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से सेल के पास है। बैलाडिला छत्तीसगढ़ के बस्तर दांतेवाड़ा में स्थित बैलाडिला खदान अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है जिसका विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न, द कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसका अब नाम है, किस प्रकार के बंदरगाह का एक उदाहरण है? ऑप्शन, टाइडल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह, आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट, कृत्रिम गहरे समुद्र का बंदरगाह, इनलैंड रिवराइन प्रोजेक्ट, अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह, फ्रीजिंग आर्कटिक पोर्ट, ठंडी आर्कटिक बंदरगाह। इसका उत्तर है ए, टाइडल पोर्ट। याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट कांडला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जहां जहाज़ों का आवागमन समुद्र में आने वाले ज्वार टाइड्स पर निर्भर करता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यह भारत का पहला EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन है जिसे देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। ये याद रखना है, बस इतना याद रख लीजिए एटलीस्ट कि कांडला पोर्ट जो है वो एक टाइडल पोर्ट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कि ये गुजरात में है। अगला प्रश्न, और ये भी पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया? तो इसका आंसर होगा यही वाला। ठीक है, ये कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट। अगला प्रश्न, द सोमेश्वर हिल which forms the international border with Nepal represent which part of the Himalayas in बिहार? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सोमेश्वर श्रेणी बिहार में हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय, शिवालिक रेंज शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय का बाह्य भाग और पूर्वांचल हिल्स यानी पूर्वांचल पहाड़ियाँ।
इसका उत्तर है सी, शिवालिक श्रेणी। तो देखिए, शिवालिक का हिस्सा बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में पश्चिम चंपारण जिले में हिमालय की सबसे दक्षिणी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। सोमेश्वर श्रेणी इसी का हिस्सा है। तो अगर बिहार ये है तो यहाँ पर जो हिस्सा है यही जो है ये पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है और यहीं पर शिवालिक रेंज मिलती है और यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो देखिए, बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला, सोमेश्वर फोर्ट लगभग 874 मीटर की ऊंचाई के साथ बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी बिंदु है। विभाजन, इस पूरे उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी, दून घाटी और रामनगर दून। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन बिहार। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिहार ऐसे सवाल पूछता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन 61.80%, 71.20%, 51.50% या फिर 79.50%। इसका उत्तर है बी, 71.20%। तो देखिए, बिहार साक्षरता दर 2011, कुल साक्षरता 61.80, भारत में न्यूनतम सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। पुरुष की साक्षरता 71.20%, महिला की साक्षरता 51.50%। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी है। देखिए, कुल साक्षरता 61.8% में लगभग 10% जोड़ने पर पुरुष साक्षरता आती है और लगभग 10% घटाने पर महिला साक्षरता आती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब शीर्ष जिला, रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें पुरुष की संख्या है 82.88% और महिला की संख्या है 62.97%। दोनों साक्षरता में बिहार में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, द इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। विषुव यानी इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस रेखा के ठीक लंबवत यानी वर्टिकली चमकता है। ऑप्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक सर्कल आर्कटिक वृत्त। तो इसका उत्तर है सी, इक्वेटर। तो देखिए, विषुव इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 दिसंबर शरद विषुव को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इन तिथियों को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर 12-12 घंटे होती है। कर्क संक्रांति समर सॉलिस्टाइस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर सीधा चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बिहारी नहीं, हर जगह की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऐसे सवाल पूछा जाता है। बड़ा दिन, बड़ी रात, जिसमें रात और दिन बराबर हो, ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न, द पुरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट मैंगलोर। व्हाट इज़ द प्राइमरी जियोग्राफिकल रीज़न। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुरी में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान पश्चिमी तट जैसे मैंगलोर की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है। इसका प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन बताइए। देखिए, मैं बताती हूँ और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको आ जाए। ईस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस एंड वेरी हाई। पूर्वी घाट निरंतर और बहुत ऊंचे हैं। पुरी लाइज इन द विंड वॉल्ड साइड ऑफ द अरकान हिल्स। पुरी अराकन पहाड़ियों के पवन विमुख दिशा में है। द तमिलनाडु उड़ीसा कोस्ट लाइज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच। तमिलनाडु उड़ीसा का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के समानांतर पड़ता है। और अगला, एब्सेंस ऑफ एनी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, वहाँ संघनन केंद्रों की कमी होती है। तो इसका उत्तर है सी, द तमिलनाडु कोस्ट उड़ीसा कोस्ट लाइज पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच, यानी तमिलनाडु उड़ीसा का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के समानांतर पड़ता है। इसको याद रखा जाएगा।
तो देखिए कि तट की दिशा और मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पूर्वी तट तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्से के समानांतर पैरेलल निकल जाती है, जिससे हवाएं बिना पहाड़ों से टकराए सीधे आगे बढ़ जाती हैं। पश्चिमी तट की स्थिति इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत अरब सागर की मानसूनी शाखा के मार्ग में बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर खड़े हैं, जिससे टकराकर पश्चिमी तट पर अत्यधिक भारी ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा होती है। आप हमको ओरोग्राफिक वर्षा के बारे में कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सी वर्षा होती है। ओके, अगला प्रश्न, द ग्रैंड बैंक्स एंड जॉर्जेस बैंक, फेमस फॉर बीइंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट कमर्शियल फिशिंग ग्राउंड्स, आर लोकेटेड इन विच ओशियन रीजन? विश्व के सबसे समृद्ध वाणिज्यिक मत्स्य पालन क्षेत्रों के रूप में प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक्स और जॉर्ज बैंक किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखिए, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन नियर न्यू फाउंडलैंड, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर न्यू फाउंडलैंड के पास, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, साउथ इंडियन ओशन दक्षिणी हिंदी महासागर, या फिर नॉर्थ सी यूरोप उत्तरी सागर यूरोप। इसका उत्तर है ए। देखिए, जलधाराओं का मिलन न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास उत्तर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर धारा और दक्षिण से आने वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा आपस में मिलती हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि परीक्षा जो लेते हैं, जो बनाते हैं, उनके लिए न्यू फाउंडलैंड बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विश्व के बारे में नहीं पूछेगा, तो बिहार पूछता है। विश्व की जियोग्राफी के बारे में बिहार हमेशा से पूछता आया है, और उस विश्व की जियोग्राफी में न्यू फाउंडलैंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वो पूछता ही पूछता है। तो देखिए, मत्स्य के लिए अनुकूल दशाएं, इन दोनों विपरीत स्वभाव की धाराओं के मिलने से वहाँ घने कोहरे का निर्माण होता है, और प्लवक प्लैंकटन मछलियों का मुख्य भोजन के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल हो जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का केंद्र बनता है। अगला प्रश्न, डोगर बैंक, यह यूरोप के पास उत्तरी सागर नॉर्थ सी में स्थित एक अन्य प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है। और फिर अगला प्रश्न आते हैं, द करूर एंड भागलपुर रीजन आर ट्रेडिशनली फेमस अक्रॉस इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर? करूर यानी तमिलनाडु और भागलपुर बिहार क्षेत्र पारंपरिक रूप से पूरे भारत में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है द लेदर टैनिंग, हैंडलूम सिल्क टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल्स। इसका उत्तर है बी, हैंडलूम एंड सिल्क टेक्सटाइल, हथकरघा और रेशम वस्त्र उद्योग। तो देखिए, रेशम और हथकरघा भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी कहा जाता है, जो अपने तसर सिल्क के बेहतरीन कपड़ों और हथकरघा क्लस्टर के लिए वैश्विक पहचान रखता है। करूर को तमिलनाडु की टेक्सटाइल राजधानी होम टेक्सटाइल के लिए कहा जाता है। बिहार के अन्य सिल्क केंद्र भागलपुर के अलावा बांका और गया में भी रेशम के धागे बनाने और बुनाई का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। द डेड सी, मृत सागर, नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम सैलिनिटी अलाउिंग ह्यूमन टू फ्लोट इजीली, इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल वॉर चला है। तो अत्यधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध मृत सागर डेड सी, जिसमें मनुष्य बिना तैरे भी आसानी से तैर सकता है, किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन, इजिप्ट एंड इजराइल, जॉर्डन और इजराइल, टर्की और सीरिया, या फिर सऊदी अरबिया और यमन। इसका उत्तर है बी, जॉर्डन और इजराइल। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल वेस्ट बैंक के बीच स्थित एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड खारे पानी की झील है। सबसे निचला बिंदु, यह पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल से सबसे निचला बिंदु लगभग 430 मीटर है। उच्च लवणता, इसकी लवणता बहुत अधिक लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर या 340% इसमें सैलिनिटी है एज कम्पेयर टू दी वाटर होने के कारण पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति इसमें डूबता नहीं बल्कि सतह पर तैरता रहता है। अत्यधिक खारे पानी के कारण इसमें कोई जलीय जीव जीवित नहीं रह पाता, इसलिए इसे मृत सागर भी कहते हैं। सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी टफ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट हमने डाले हैं, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें।
तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।